केंद्र से लेकर बंगाल की राजनीति तक में बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाकर ममता बनर्जी ने अपना राजनीतिक कद बड़ा बना लिया। मोदी विरोध के नाम पर बन रहे विपक्षी खेमे की अगुवाई करने वाले नेताओं में उनका नाम भी लिया जाने लगा। लेकिन अचानक क्या हुआ? अचानक पिछले कुछ महीनों से ममता के तेवर बदलने लग गए। अब उनका एक ताजा बयान खूब चर्चा में है, जिसमें उन्होंने आरएसएस की तारीफ की है। अब इस बयान ने सबको चौंका दिया। पहले उनके बयान की बड़ी बड़ी बातें क्या थी वो हम आपको बताते हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आरएसएस इतना भी बुरा है। आरएसएस में कुछ लोग हैं जो बीजेपी की तरह नहीं सोचते। एक दिन ये सब्र टूटेगा, चुप्पी भी टूटेगी। आरएसएस में भी कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं। तो बाकायदा ममता बनर्जी का यह बयान सामने आया तो मानो राजनीतिक भूचाल आ गया। एक वक्त ऐसा था, ममता बनर्जी आरएसएस को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, आरएसएस के खिलाफ ही बयान दिया करती थी, सरसंघचालक की एंट्री तक पे बयान लगा दिया था। वही ममता बनर्जी ने अपने बयान में क्या कहा, ये सुनिए। सब मालिककेই সেট করে আর একটা করে লোক গিয়ে আরএসএস এর নাম করে আরএসএস এত খারাপ ছিল না এবং এত খারাপ বলে আমি বিশ্বাস করি না। এখন ওদের মধ্যে কিছু ভদ্রলোক আছে যারা বিজেপি কে ওইভাবে করে না সাপোর্ট, তারাও একদিন বাদ ভাঙবে। हमेशा आरएसएस बीजेपी को निशाने पर लेने वाली ममता बनर्जी के ताजा बयान ने नया राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया है। कई पार्टियां उन पर हमले कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमला बोला है एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ममता के वीडियो को टैग करते हुए ट्वीट किया और ट्विटर पर लिखा कि 2003 में भी ममता बनर्जी ने आरएसएस को राष्ट्रभक्त कहा था और बदले में आरएसएस के लोगों ने बाकायदा ममता को दुर्गा कहा था। इसके बाद ओवैसी ने अपने बयान में ममता बनर्जी पर भारत और बंगाल के लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। हम ममता बनर्जी को बोलना चाह रहे हैं कि कब तक आप भारत के और बंगाल के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकेंगी आप? आरएसएस का जो मेंबर होता है, जो सुबह में ओथ लेता है, वो ममता बनर्जी पढ़ के सुनाए। हाँ, ये अलग बात है कि जनियोदारू एक हो रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर ये क्या बात है? आरएसएस को आप तारीफ कर रहे हैं और फिर मुसलमानों को बोलते हैं कि भाजपा को रोकने वोट दो। कि आरएसएस भाजपा में फर्क है कोई? बीजेपी पर सख्त हैं लेकिन आरएसएस की भक्त बनती नजर आ रही हैं। तो आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रही? क्योंकि सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा कि 2003 में भी ममता ने आरएसएस की तारीफ की थी, तब आरएसएस ने ममता को दुर्गा कहा था। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि जो आरएसएस के लोग ओथ लेते हैं, जो वहाँ पर आरएसएस में जाते हैं, उसके बाद जो ओथ लेते हैं, क्या ममता बनर्जी वो पढ़ सकती हैं? वो हिंदू राष्ट्र की ओथ है, क्या ममता बनर्जी हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं? इतना भर नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उनकी पार्टी में जो बाकी मुस्लिम नेता हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पर सियासत शुरू हुई तो हिंदू मुस्लिम कार्ड भी खेला गया कि अगर जो उनकी पार्टी के नेता हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, क्या वो पार्टी में अब रह सकते हैं? ममता बनर्जी दूसरी पार्टियों के निशाने पर भी आ गई। महागठबंधन की पार्टियां भी ममता पर हमले कर रही हैं। ममता जी देश की वरिष्ठ नेता हैं, वो समय समय पर अपने विचारों को बदलती रहती हैं, लिहाजा उनके पहले वक्तव्य ठीक हैं या अब के वक्तव्य ठीक हैं, उस पर सभी को फैसला करना होगा। मुझको लगता है संघ और भाजपा को अलग अलग देखने की कवायद कई बार पहले भी हुई। वो बचपने में हम कहानी पढ़ते थे ना कि फलाने की आत्मा किसी तोते में है, जो तोता कहीं पहाड़ पे है। तो ये जो पहाड़ पर तोता है ना, ये आरएसएस है, और जो नीचे है ना ये सब व्यक्तियों का समूह, वो भाजपा है। तो उस तोते से भाजपा को अलग नहीं कर सकते। सवाल यह है कि बीजेपी और आरएसएस नेताओं में कहां फर्क है, जो फर्क ममता बनर्जी पैदा करने की कोशिश कर रही। बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता तो जगजाहिर है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आरएसएस से ही संघर्ष करके निकले और देश की राजनीति में अपना नाम बनाया। आज बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा आरएसएस का स्वयंसेवक रह चुका है। मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी, सबका नाता आरएसएस से रहा है, संघ से रहा है और बीजेपी में शीर्ष पदों तक पहुंचे। मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी आरएसएस से बीजेपी में आए। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आरएसएस से जुड़े रहे।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से लेकर के एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर सब आरएसएस बैकग्राउंड के ही हैं। तो सवाल यह है कि आखिरकार ममता बनर्जी राजनीतिक दिशा क्यों बदल रही हैं? ये हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है, जबकि बीजेपी का विरोध करके ही देश में वो कड़क नेता मोदी को टक्कर देने वाली छवि बना रही है। अब एक बार जरा आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी का वो बयान जो उन्होंने कोलकाता में 16 सितंबर 2017 को दिया था, जिसमें वो आरएसएस से भी खफा नजर आ रही थी। তো হবে আরএসএস মার্কা আর বজরং দল মার্কা আর বিএইচপি মার্কা কয়েকটা লোক যদি মনে করেন আমাদের শান্তি কেড়ে নেবেন, বাংলার সংস্কৃতিকে আঘাত আনবেন, তাদের আমি পরিষ্কার বলে যাই আগুন নিয়ে খেলবেন না। ভালো থাকুন, আপনারাও ভালো থাকুন, ভালো করে পুজো কাটান। तो ममता के रुख में नरमी का ये संकेत कब से दिखने लगा? इसे वैचारिक बदलाव कहेंगे या फिर मजबूरी? जाहिर तौर पर विचारधारा के स्तर पर तो ममता की राजनीति बीजेपी के विरोध पर ही टिकी है। बंगाल का चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ा गया ये सबको पता है। बीजेपी ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती थी और ममता बीजेपी पर सांप्रदायिकता को हवा देने का। लेकिन इसके बावजूद बीते कुछ वक्त से ममता के सुर बदल गए हैं, तो ये उनकी राजनीतिक मजबूरी ही कही जाएगी। और उसके पीछे बड़ा कारण ममता की पार्टी और यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्यों तक के दरवाजे पर ईडी और सीबीआई की टीम है। कुछ नेता तो जेल तक पहुंच गए हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार पर करारी मार से ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ तेवर बदलने की सोची। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जरा एक लिस्ट देखिए। अभिषेक बनर्जी कोलकाता में आज ईडी के सामने पेश हुए। कोयला तस्करी मामले में पूछताछ उनसे हो रही है। एक और नेता है पार्थ चटर्जी, शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप के बाद जेल में बंद हैं और किस तरीके से उनकी एक सहयोगी के साथ कितने नोट मिले थे, करोड़ों हुआ था, ये भी सब हमने देखा। 23 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। फ्लैट से 50 करोड़ नकद ज्वेलरी मिली थी। सुदीप बंदोपाध्याय जनवरी 2022 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 17,000 करोड़ के रोज वैली चिटफंड घोटाले में आरोपी हैं। अनुव्रत मंडल एक और नेता मवेशी तस्करी घोटाले के आरोप में जेल में बंद है। तो कुल मिलाकर के क्या इससे कनेक्शन तो नहीं है कि यहां पर ममता बनर्जी को संघ की तारीफ करनी पड़ती है? वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी लगातार टीएमसी को भ्रष्टाचार पर घेरते रहते हैं। पार्था चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बहाने भी उन्होंने सवाल उठाया। अंडर कस्टडी चार्जशीट करके ये जो लोग हमारी नौजवान का सपनों को ध्वंस कर दिया, ये लोग को बहुत कड़ी पनिशमेंट होना चाहिए। ये लोग को अंदर रखते चार्जशीट करके स्पेशल ट्रायल करके कॉन्विक्टेड करना चाहिए। तो सुर में ये बदलाव आया, लेकिन टकराव किधर गया? या फिर यूं कहें कि इसके पीछे कोई और खेला है कि ये जो अब नया आरएसएस प्रेम नजर आ रहा है। इससे पहले भी हालांकि ममता बनर्जी ने तारीफ की थी, लेकिन अब बीजेपी से बैर है। लेकिन आरएसएस में अच्छे लोग होते हैं। आरएसएस के सब वो लोग होते हैं जो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की विचारधारा से वाकफियत रखते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से वाकफियत नहीं रखते, बीजेपी की विचारधारा में विश्वास नहीं रखते, वो संघ में हैं और ऐसे लोग जल्दी मुंह खोलेंगे। अब क्या बीजेपी और आरएसएस में फर्क करना चाहती है ममता बनर्जी, या फिर ये कहा जाए कि ममता बनर्जी इसमें कहीं ना कहीं फिलहाल, क्योंकि इस वक्त टीएमसी के अभिषेक बनर्जी से लेकर के तमाम लोग जो है फंसे हुए हैं ईडी और सीबीआई के शिकंजे में, तो ऐसे में ममता बनर्जी कहीं ना कहीं पहले सवाल उठाती रही हैं कि केंद्र की एजेंसियां, और उसके बाद अब थोड़ा सा सॉफ्ट दिखना चाहती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इसके बाद राजनीतिक भूचाल काफ़ी आ गया। ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेरा गया। लेफ्ट ने कहा कि ममता बनर्जी तो आरएसएस की ही प्रोडक्ट है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर के सवाल उठाया। वहीं बीजेपी ने कहा कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ममता बनर्जी हमें सर्टिफिकेट दे रही हैं तो हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है।
वहीं संघ ने भी हालांकि ये कहा कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संघ इसको लेकर के फिलहाल चुप रहा। संघ की तरफ से आधिकारिक, जाहिर सी बात है, इस तरह का कोई बयान नहीं आता। लेकिन सबसे ज़्यादा मिर्ची हम ये कह सकते हैं अगर किसी को लगी ये तारीफ करने से, तो वो लगी असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी ने ना केवल ट्वीट किया, सबसे पहले उन्होंने सवाल भी उठाया, ये भी कहा कि ये बहाना सही है हिंदुत्व और मुस्लिम कार्ड खेलने का। असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुत्व के बहाने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला और फिर उसके बाद ये कहा कि ममता क्यों बदलने लगी है। तो क्या जब नेता भतीजा फंसने लगे तो ममता बनर्जी को आरएसएस के बहाने दोस्ती का ख्याल आया? सार्वजनिक तौर पर बीजेपी का राजनीतिक विरोध और आरएसएस की तारीफ कर क्या ममता असल में बीजेपी के करीब जाना चाहती है? और इस बदलाव की सबसे बड़ी बयार दिखी उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जब बीजेपी ने ममता बनर्जी को जवाब देने के लिए उनके धुर विरोधी रहे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बना दिया। सबको उम्मीद थी ममता बहुत भड़क जाएंगी, क्योंकि राज्यपाल के साथ उनका टकराव हमने लगातार देखा है और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को ही वो समर्थन करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने चुनाव से ही दूरी बना ली। उनकी पार्टी के सांसदों ने वोट ही नहीं किया। अब दीदी के इस फैसले ने सबको चौंका दिया, सबको हैरान कर दिया। ये घड़ी उसी वक्त शुरू हो गई थी क्योंकि ये परोक्ष तौर पर धनखड़ को सपोर्ट करने जैसा था। उस फैसले से सवाल उठे, क्या दीदी मजबूरी में बीजेपी आरएसएस के करीब आना चाहती है? इसके बाद सवाल ये भी उठे कि क्या केंद्र में दीदी की भूमिका अब बदली सी दिखने लगी है? क्या ममता बनर्जी बीजेपी के लिए वाईएसआर कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी जैसी मददगार बन सकती हैं, जिसका मतलब होगा राज्य में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना, लेकिन केंद्र में मुद्दों के आधार पर बीजेपी को सपोर्ट करना। तो किसी तरीके का हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये एक नया कनेक्शन बनने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी के तेवर भले ही कभी तल्ख कभी नर्म नजर आ रहे हैं, सुर में बदलाव नजर आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि दीदी से बस राजनीतिक विरोध है और दीदी भी उन्हें खूब सम्मान करती है। वहीं एक लोकप्रिय इंटरव्यू में पीएम मोदी का वो पुराना बयान आज आपको सुनना चाहिए, जब उन्हें दीदी से अपने रिश्ते का जिक्र किया था। अब वैसे मैं ये बोलूंगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है लेकिन ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे एक दो कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए एक दो कुर्ते भेजती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक रिश्ता ज़रूर है, ये दीदी का रिश्ता है, लेकिन जाहिर सी बात है जिस वक्त ये रिश्ता हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, ये रिश्ता तल्ख हो गया था और उस तल्ख रिश्ते के बाद सभी ने कहा था कि बीजेपी के नज़दीक का तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई चेहरा नज़र आएगा 2024 में तो ममता बनर्जी आएगा। तो अब क्या ये पूरा समीकरण बदला सा नज़र आएगा? क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल ये समीकरण बदलते हुए नज़र आ रहे हैं।